प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम लोकतंत्र का जो अंतिम टॉपिक शेष रहा था वो पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय है 5, जिसका टॉपिक है लोकतंत्र। इससे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र के विभिन्न रूप और लोकतंत्र के दृष्टिकोण पढ़ चुके हैं। अब लोकतंत्र में चौथा है टॉपिक लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और पांचवा है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। कुल मिला के आपके पांचवें पार्ट में 5 टॉपिक है। पहला लोकतंत्र का अर्थ, दूसरा लोकतंत्र के विभिन्न रूप, तीसरा लोकतंत्र के दृष्टिकोण, चौथा लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और पांचवा है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक निर्देश या आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। तो ये जो लोकतंत्र है ये आपकी 4 नंबर का जो पार्ट है या अध्याय कहा जा सकता है, लेकिन केवल हमें इस रूप में इसको नहीं पढ़ना कि हमें 4 नंबर मिल जाए। ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए लोकतंत्र की जानकारी होनी आवश्यक है। सबसे पहले हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब यह होता है कि जिसमें गुण और दोष दोनों देखे जाते हैं, जिसको न्याय की तराजू पर तोला जाता है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। तो आलोचनात्मक परीक्षण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, आप ये टॉपिक है आपके कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यदि ये प्रश्न आ जाए 4 नंबर का कि भारतीय लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो उसमें आपको गुण और दोष दोनों को लिखना है। जैसे बर्क नामक एक विचारक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि पूर्ण लोकतंत्र लज्जाहीन धारणा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा है तो ऐसी कोई धारणा है तो वो लज्जाहीन है, ये बर्क ने कहा है। दूसरा लोवेल ने कहा है कि पूर्ण लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। तो कुछ विद्वान पूर्ण लोकतंत्र के पक्ष धर रहे हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि पूर्ण लोकतंत्र सही नहीं है। इन सब तथ्यों को दृष्टि नजर रखते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना है तो हमें गुण दोष दोनों को देखना आवश्यक है कि उसमें गुण ज्यादा है या दोष ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र के गुण क्या है। तो नंबर 1 गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। शासन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें शासन है वो जनता है, वो अपने प्रतिनिधि भेजती है और उस प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो वह सार्वजनिक हित के वादे के अनुसार चुनाव लड़ते हैं, यानी किसी भी जनप्रतिनिधि को शासन तक पहुंचने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव में वो वादे करते हैं। वादा क्या होता है? सार्वजनिक हित, यानी सबका हित किया जाएगा, सार्वजनिक हित की बात की जाती है। तो सार्वजनिक हित के वादे के अनुसार आते हैं और अब वादा पूरा नहीं कर, इसलिए करना पड़ता है कि भविष्य में उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है, पुनः चुनाव लड़ना पड़ता है। अब जिस वादे या मैनिफेस्टो से वो जीतते हैं, चुनाव में जाते हैं, शासन प्रणाली तक पहुंचते हैं, तो वो यदि पूरा नहीं करते हैं तो जनता के पास ये मौका होता है कि अगले चुनाव में उनके विरुद्ध जा सकती है। इसलिए लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो सार्वजनिक हित में वृद्धि करती है, किसी व्यक्ति विशेष का हित नहीं होता है। लोकतंत्र में सब लोगों का हित होता है। सार्वजनिक का मतलब सारी जनता का हित होता है। नंबर 2 कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी है, यानी इनका ये जनता के प्रति जिम्मेदार है। जनता इनको चुनकर भेजती है, जनता के काम को पूरा करने के लिए इनको क्या चाहिए? कार्य करना पड़ता है। कार्य करने के लिए इन्हें कार्यकुशल लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। यदि ये कार्यकुशल नहीं रहेंगे तो अगले चुनाव में ये हार जाएंगे या वापस शासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वही व्यक्ति लंबे समय तक शासन कर सकता है जो कार्यकुशल हो। तो लोकतंत्र में कार्यकुशल शासन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, गुण है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। गेटल नामक एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाली स्कूल है, यानी सार्वजनिक शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा हमें लोकतंत्र से मिलती है कि एक अच्छे नागरिक कैसे बने, देश हित में कैसे सोचें, वो लोकतंत्र से। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा में क्या होता है कि लोकतंत्र में जो भी शासक होता है या जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, जातीय भेदभाव में कमी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ने जाएगा तो उन्हें सब लोगों से मत चाहिए,
इसलिए वो हर जाति का भला करेगा, हर धर्म का भला करेगा, हर विचार के को स्वीकार करेगा। इसलिए लोकतंत्र में जो नैतिक पक्ष होते हैं, सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि सबके विचारों को सुनने की क्षमता रखना। तो ये जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ता है। उदार विचार वाले होते हैं, वो किसी बात को लेकर, छोटे मोटे बातों को लेकर वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सहानुभूति होती है। सबसे बड़ी विशेषता है जातीय भेदभाव में कमी आती है। अगला, देशभक्ति की शिक्षा। अब राज्य किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कोई भी राज्य है वो किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं है। केवल कुछ समय के लिए शासक चुना जाता है। तब क्या होता है कि जनता यदि ऐसा करने में वो उसके ऊपर अधिकार कर लेता है राज्य पे, तो जनता की संपत्ति जनता है वो अपनी संपत्ति मानती है राज्य को और अगले चुनाव में उनको हरा देती है। इसलिए एक देशभक्ति की भावना विकसित हो जाती है लोगों में कि भाई ये देश हमारा, राज्य हमारा है, किसी शासक वर्ग का नहीं है। उसके बाद क्रांति से सुरक्षा। अब क्या होता है, पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारी क्रांति हुआ करती थी, युद्ध हुआ करता था। लोकतंत्र आने के बाद क्रांति नहीं हो रही है। कारण क्या है कि लोकतंत्र सभी वर्गों के हितों का कार्य करता है। क्रांति कब करता है, कोई वर्ग वंचित रह जाता है तब वो अधिकार पाने के लिए क्रांति करता है। तो सभी पक्षों को चुनाव लड़ने का हक है। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी है। चुनाव लड़ने में सब लोगों से वादा करते हैं, इसलिए लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, इसलिए क्रांति नहीं होती है। तो क्रांति से सुरक्षा मिल जाती है। समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, स्वतंत्रता आदि सब पर कार्य किया जाता है। निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और संवैधानिक मर्यादा का पालन करती है। देखो, लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता पर आधारित मुख्य बात यह है कि लोकतंत्र का जो आधार है वो समानता है, स्वतंत्रता है। इसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। और एक लोकतंत्र को सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। और यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिका कुछ गलत काम करती है तो न्यायपालिका वो उसे रोकती है और संविधान में कुछ मर्यादाएं होती है उसका पालन करती है। उसके बाद कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक है। लोकतंत्र हमेशा खुले विचारों का होता है, प्रगतिशील विचारों का होता है। तो इसलिए हर प्रकार की संस्कृति है, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, ऐसे विचार जो लोग रखते हैं उनको आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका देता है लोकतंत्र। फिर यह संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र है वो एक सीमित शासन है। सीमित शासन इसलिए है कि लोकतंत्र में जो भी जिस शासन का मुखिया बनता, प्रधानमंत्री, मंत्री, उनके कार्य करने का एक दायरा होता है संविधान के अनुसार। स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है, मन से कुछ भी काम नहीं कर सकता, इसलिए सीमित साधन है। तो उनका संविधान में आस्था होता है, वो संविधान से अलग कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है संविधानवाद में आस्था। स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि का शासन, कानून का शासन है। न कि कोई मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो अपने मन से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है, इसलिए इसको सीमित शासन भी कहा जाता है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनके लिए स्वेच्छा से, उनकी इच्छा ही कानून था और इसलिए विधि का शासन नहीं था। वो स्वेच्छाचारी होते थे। लेकिन लोकतंत्र है वो विधि का शासन है। अगला है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। संपूर्ण जनता राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, क्योंकि चुनाव लड़ा जाता है, एक राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होते हैं, तब सब जनता अपने को एक मानती है कि भाई हम सभी भारतीय हैं या किसी भी कंट्री के लोग हैं, एक है। वो क्यों है? क्योंकि वो प्रत्येक लोग को मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। इससे क्या होता है, शक्तिशाली शासन व्यवस्था बनती है। उससे विश्व शांति का समर्थक, सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण अस्तित्व है। लोकतंत्र में क्या होता है, ये विश्व शांति का समर्थक रहा है। और हम देख सकते हैं कि जब से लोकतंत्र आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब से युद्ध वगैरह कम हुए, विभिन्न प्रकार के समझौते होकर अंतर्राष्ट्रीय जो वाद विवाद होते हैं उसको निपटा लिया जाता है। तो ये आपको लोकतंत्र की जो गुण है वो आपको याद होने चाहिए। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की शिक्षा, क्रांति से सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक, संविधानवाद में आस्था, शक्तिशाली शासन व्यवस्था, विश्व शांति का समर्थक। ये जो 10-12 पॉइंट है आपको विशेषकर याद होने चाहिए। इसमें से 8-10 तो याद ही होने चाहिए।
फिर है लोकतंत्र के दोष क्या है, ये गुण पढ़े, आलोचना में दोनों चीज देखी जाती है, गुण और दोष। दोष क्या है, व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। कैसे, लोकतंत्र है वो व्यक्ति को मुख्य मानता है कि भाई व्यक्ति है वो बुद्धि और विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ है, ऐसा माना जाता है लोकतंत्र में। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाता है वो खुद राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होता है, ऐसा लोकतंत्र मानता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि व्यक्ति है वो अबौद्धिक प्राणी है, व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं करता है, व्यक्ति मूल समयों और आवेगों से संचालित होता है। आलोचक कह रहे हैं कि लोकतंत्र ने जो व्यक्ति के संबंध में जो धारणा बनाई है वो गलत है, क्योंकि व्यक्ति जो भी निर्णय, ज्यादातर निर्णय लेते हैं वो अपने समय और आवेग से लेते हैं, भावनाओं पर आधारित लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लोकतंत्र के स्थान पर भीड़ तंत्र हो जाता है, ये आलोचक मानते हैं। यानी व्यक्ति संबंधी धारणा है वो लोकतंत्र की भ्रमपूर्ण है। दूसरा, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। सबसे बड़ी आज लोकतंत्र में कमी है तो वो है बुद्धिजीवी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं, और ऐसा कहते हुए भी सुनते हैं कि राजनीति करना एक गंदी बात है, इसलिए इस मामले में कौन पढ़े। जो पढ़े लिखे बड़े ज्ञानवान आदमी होते हैं वो ज्यादातर लोकतंत्र के प्रति उदासीन है, जबकि उनको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो वो क्या होते हैं कि गुणों के स्थान पर संख्या को बल दिया जाता है लोकतंत्र में। बुद्धिमान लोग या ज्यादा शिक्षित लोग कम संख्या में होते हैं, लोकतंत्र संख्या पर बल देता है, इसलिए उनकी बातों को वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ज्यादा इसमें रुचि नहीं लेते। तीसरा, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्र समस्या पर स्वार्थ की दृष्टि से विचार रखते हैं। अब क्या है कि शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। कैसे कि राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या है उस पर स्वार्थ की दृष्टि से विचार रखते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे भाई लोकतंत्र में शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक दल है उनका राष्ट्रीय समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने स्वार्थ में अपनी कैसे काम निकाल सके उसके हिसाब से अपने विचार रखते हैं। फिर है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समानता भ्रमपूर्ण है कि ये कहा गया, हमने पढ़ा, जैसे इसमें एक विशेषता पढ़ी कि भाई समानता स्वतंत्रता पर आधारित है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रता और समानता है वो भ्रमपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव ज्यादातर धनी वर्ग या अमीर लोग लड़ते हैं, तो वो जब शासन में जाते हैं तो अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं, ज्यादातर पूंजीवाद के लिए वो काम करते हैं, गरीबों के लिए कार्य नहीं होता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। फिर है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव कह सकते हैं या दुष्प्रचार राजनीतिक दलों का। वो कैसे होते हैं कि राजनीतिक दल है वो किसी भी राष्ट्रीय हित के मामले में भी राष्ट्र हित से दल हित को सर्वोपरि मानते हैं। वो चाहे राष्ट्रीय मुद्दा है उसमें भी राजनीति ढूंढने का प्रयास करते हैं और अपने दल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए राजनीतिक जो लोग हैं या राजनीतिक किसी दल विशेष के जो लोग हैं वो राष्ट्र हित से दल हित को ऊपर लेते हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। अगला है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष किसी भी असफलता का आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र है वो उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यदि किसी सरकार ने कोई निर्णय लिया और वो असफल हो गई, जैसे माना कि अब कोरोना पे सरकार ने कोई निर्णय ले रही है, शासन व्यवस्था कोई निर्णय ले रही है, तो उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष पर अपनी जिम्मेदारी डाल देता है कि विपक्ष कार्य को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जैसे विपक्षी पार्टियां कांग्रेस या वाम दल, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह देती है कि भाई हम जो लॉकडाउन कर रहे हैं इसमें ये लोग बीच में अड़ंगा अड़ा रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, हमें कार्य को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। और वाम दल और कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी पर ये दबाव डालती है या ये उनकी आलोचना करते हैं कि भाई इन्होंने लोग सही तरीके से लॉकडाउन नहीं किया है, सही तरीके से सरकार काम नहीं कर रही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस राष्ट्रीय महामारी के समय भी जो सभी शासक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उत्तरदायी शासन कैसे हो गया? कौन सी पार्टी जिम्मेदारी ले रही है इसकी? कोई नहीं ले रही है, तो ये उत्तरदायी शासन कैसे कह सकते हैं हम? ये लिखा कि ये अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, कोई भी असफलता है तो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं।
सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। अब ज्यादातर राजनीतिक दल के लोग होते हैं, वो अपने पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बनाते हैं, विज्ञापन देते हैं, और जैसे प्रत्येक मुख्यमंत्री अपने लिए हेलीकॉप्टर या खरीदते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये सारे क्या करते हैं, सार्वजनिक समय और सार्वजनिक धन है उसका अपव्यय करते हैं, अपने लिए विज्ञापन पे खर्च करते हैं, या फिर कहते हैं पार्टी के लिए कार्यालय बनाने पे खर्च करते हैं। तो ये सारी जो पैसे हैं वो तो कहाँ से आते हैं, लोगों के टैक्स से आते हैं, उसको वो अपने लिए खर्च करते हैं। तो सार्वजनिक धन का ये अपव्यय करते हैं। और उदासीन मतदाता, अब ये भी कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में औसतन 50 से 60% मतदान होता है, तो मतदाता भी उदासीन है। तो लोकतंत्र को सफल कैसे कहा सकता है, जब कैसे कहा जा सकता है जब सारे नागरिक भाग ही नहीं ले रहे, तो लोकतंत्र सफल कैसे। उसके बाद संकटकालीन दृष्टि से कमजोर शासन प्रणाली। कमजोर कैसे कि मानो कि कोई देश पे संकट आ गया, युद्ध हो गया वगैरह हो गया, तो क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, तो शीघ्र निर्णय या गुप्त निर्णय लेना संभव नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण नहीं होने की वजह से असमंजस में रहती है, सरकार भी निर्णय लेने से डरती है कि उनको राजनीतिक नुकसान न हो जाए। तो संकटकालीन दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। और अगला बता रहे हैं कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। बहुत सारे देश है, जैसे चीन ले लो, अमेरिका ले लो, ये पूंजीवादी देश है, ये साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे हैं। जैसे चीन है, वो चारों तरफ से दूसरे देशों को घेरने की कोशिश कर रहा है, सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका भी विभिन्न प्रकार की जो देश हैं उनकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, या समुद्र में अंदर तक अपने बेड़े स्थापित कर रहे हैं। तो ये शांतिपूर्ण विश्व शांति के समर्थक कहाँ हुए, पूंजीवादी सारे देश हैं, वो साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखते हैं। तो ये लोकतंत्र के दोष हो गए। व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण, बुद्धिजीवी वर्ग उदासीन है, ये सीधी सी बात है, बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा इसमें रुचि नहीं लेते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि भाई मतदाता भी उदासीन है, कम लोग भाग लेते हैं, और राजनीतिक दल है वो अपने दल को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर है अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था, फिर सार्वजनिक धन का ये अपव्यय करते हैं, संकटकालीन दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था, और विश्व शांति का समर्थक नहीं है। तो यह है लोकतंत्र के गुण, ये दोस्त, ये है आपका चौथा टॉपिक, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 4 नंबर का आ जाए तो आपको गुण और दोष लिखने। फिर अंतिम टॉपिक है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, कि लोकतंत्र को हम कैसे सफल बना सकते हैं, किस परिस्थितियों का निर्माण करके लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। तो कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका पतन हो जाता है। इसका उदाहरण मिलता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, उनमें लोकतंत्र शासन व्यवस्था थी, वो समाप्त होकर के हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उदय हुआ, क्योंकि वहां परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। तो किसी भी शासन व्यवस्था को लंबे समय तक स्थापित करके रखना है तो अनुकूल परिस्थितियां जरूरी है। तो हमें लोकतंत्र की सफल बनाना है तो क्या आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का आ सकता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हो सकती है। आप अपने विचार प्रकट कीजिए, लिखिए। तो पहला, शांति व्यवस्था, यानी किसी भी देश के अंदर है वो आंतरिक शांति व्यवस्था होनी चाहिए, युद्ध और बाहरी आक्रमण का भय नहीं होना चाहिए। यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र में जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं उनसे छीने जा सकते हैं, और वो लोकतंत्र नहीं रहता है वहां। तो लोकतंत्र के लिए पहली बात यह होनी चाहिए, आंतरिक शांति व्यवस्था होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से आंतरिक रूप से लोग आपसी लोगों में स्नेह होना चाहिए, और बाहरी आक्रमण भी नहीं होना चाहिए, पहली बात। ये तो हर चीज की सफलता के लिए जरूरी है, आंतरिक शांति व्यवस्था। दूसरा, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का होना भी आवश्यक है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी को बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। तो उस समय 2 तानाशाहों का उदय होता है, हिटलर और मुसोलिनी। वो लोगों को कहते हैं कि लोकतंत्र में क्या है, आपको उन्होंने क्या दिया है, आर्थिक रूप से कमजोर किया है, हमारे साथ आइए, हमारी विचारधाराओं को का समर्थन कीजिए, हम आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे, हम आपको रोजगार देंगे। इसीलिए लोगों का ध्यान उनकी तरफ ज्यादा गया और तानाशाहों का उदय हुआ। तो सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना जरूरी। अर्थव्यवस्था किसी भी लोकतंत्र के लिए मजबूत होनी जरूरी, तभी लोकतंत्र सफल होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद इन देशों में तानाशाहों का उदय हुआ। तीसरा, आर्थिक समानता की स्थापना। अब आर्थिक व्यवस्था मजबूत तो हो गई, लेकिन आर्थिक समानता होनी भी जरूर है। यदि पूंजी
पति और गरीब, अमीर और गरीब के बीच खाई ज्यादा हो गई तो आंतरिक शांति नहीं रहेगी, अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई हो जाएगी, जिससे लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो सकता। ये आर्थिक समानता, लोकतंत्र के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है। अमीर गरीब के बीच चौड़ी खाई न हो और मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा हो। जितनी ज्यादा संख्या में मध्यम वर्ग होगा, लोकतंत्र सफल होगा। उसके बाद सामाजिक समानता की स्थापना। देखो, पहली बात तो हो गई शांति होनी चाहिए, दूसरी बात अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, तीसरी बात अर्थव्यवस्था की समानता होनी चाहिए, चौथी बात क्या आती है, सामाजिक समानता भी होनी चाहिए। यानी किसी भी देश के अंदर धर्म, भाषा, लिंग, जाति, नस्ल और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी समाज में समानता होनी चाहिए लोगों की, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। पांचवा, शिक्षित व जागरूक जनता। अब जनता भी शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए ताकि वो अच्छे लोगों को अपने अपना नेता बनाए, शासन की बागडोर अच्छे लोगों के हाथों में सौंपे ताकि ये सारी व्यवस्थाएं हो सके। इसलिए शिक्षित और जागरूक जनता होनी भी जरूरी है। छठा, जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण का मतलब है, इसका निर्माण किससे होगा? जनमत, जनता के मत का। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोग लोकतंत्र के बारे में समझ सकें और उनका सफल बन सके। अगला, नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। यानी लोकतंत्र में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे नागरिक के नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो सके, नैतिकता और राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जा सके। फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सत्ता जाएगी। और स्थानीय स्वशासन यानी स्वशासन स्थानीय स्तर पर भी पहुंचना चाहिए। जैसे भारत ने 1859 से ये शहरी और पंचायती चुनाव शुरू किए, स्थानीय शासन व्यवस्था शुरू की, पंच सरपंच के चुनाव। उसके बाद नागरिक स्वतंत्रताएं। अब नागरिकों को, लोकतंत्र को सीमित शासन इसलिए कहा जाता है कि यह संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। यानी शासक है वो मन चाहे कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान है वो जनता को मौलिक अधिकार देती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और संघ बनाना, और यदि सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए हड़ताल करना, ये सारी चीजें इनको संविधान ने दी है। तो इसलिए ये होना जरूरी है सफल लोकतंत्र के लिए। और उसके बाद लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का मतलब यह होता है कि संविधान के अंदर शासक क्या कार्य करेंगे वो लिखित में होना चाहिए, नहीं तो फिर शासक स्वेच्छाचारी बन जाएगा, राजा की तरह बन जाएगा। इसलिए शासन, यदि लिखित शासन व्यवस्था है तो शासक उससे बाहर जाके कार्य नहीं करेंगे, जितना संविधान में लिखा हुआ है संविधान के अनुसार काम करेंगे। और फिर है लोकतांत्रिक परंपराएं। लोकतांत्रिक परंपरा ये होती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो संविधान में लिखी हुई नहीं होती है, परंपरा से चली आ रही है। जैसे राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रीय हित में दलगत राजनीति को छोड़कर एक हो जाते हैं। ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये परंपरा है। उसके बाद स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का होना जरूरी है लोकतंत्र को सफल बनाने के। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अत्याचारी बन जाती है तो फिर उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का होना जरूरी है। फिर योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। अब जो ये लोकतंत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सारे जो नियम कानून बनाती है उनको मूल रूप से धरातल पर लागू करने के लिए कौन होते हैं? वो होते हैं कर्मचारी। तो कर्मचारी कैसे होने चाहिए? योग्य होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। कर्मचारी तटस्थ होने चाहिए, वो किसी भी राजनीति या दल के प्रति उनकी भक्ति नहीं होनी चाहिए, उनको कार्य करते समय तटस्थ रह के काम करना चाहिए, तभी कोई भी लोकतंत्र सफल बन सकता है। जैसे कि कोई कर्मचारी है, वो कांग्रेस समर्थित है और शासन भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसको जो भी सरकार योजनाएं लागू करती है तो उसको इस आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए कि ये मैं कांग्रेसी हूं और इसको रोक दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जो भी पार्टी शासन कर रही है वो जनता ने चुनकर भेजा है और कर्मचारी लोक सेवक होता है, तो उसको हर पार्टी के द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी कार्य या योजनाएं बनाई जाती है उसको तटस्थ रहते हुए लागू करना चाहिए। तो योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था। अब दलीय व्यवस्था स्वस्थ होनी चाहिए। जैसे किसी दल विशेष को
जनता ने चुनकर भेजा है, उसमें अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ये जनमत का अपमान है। इसलिए जो दलीय व्यवस्था है वो स्वच्छ होनी चाहिए। उसके बाद योग्य और निष्ठावान राजनेता, राजनेता होना चाहिए वो योग्य होना चाहिए और जनता के प्रति निष्ठावान, देश और जनता के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वो केवल राजनीतिक लाभ हित के लिए अपने निर्णय नहीं लेने चाहिए उसे, ऐसा राजनेता होना चाहिए। और सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, सफल लोकतंत्र के लिए जो योजनाएं बनती है वो सार्वजनिक हित की होनी चाहिए, न कि किसी दल के हित की होनी चाहिए या किसी धर्म विशेष के हित की होनी चाहिए। किसी भी शासक को यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो जो भी योजनाएं लागू की जाती है वो किसी दल विशेष या धर्म विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं बनानी चाहिए, सार्वजनिक हित की होनी चाहिए। और आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, यानी आधारभूत मामले, जैसे अब कोरोना महामारी है तो इसमें सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस कोरोना महामारी को सफल देश से भगाने के लिए या इसमें सफलता पाने के लिए इस हित में सोचना चाहिए। तो जो भी आधारभूत मामले होते हैं, जैसे युद्ध है, कोई महामारी है, उस समय सभी दलों को एक हित में एक होकर सोचना पड़ेगा, एक राय बनानी पड़ेगी। तो यह है लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक परिस्थितियां। सबसे पहले शांति व्यवस्था, सुदृढ़ राज्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक समानता की स्थापना, सामाजिक समानता, शिक्षित एवं जागरूक जनता, जनमत का निर्माण, नागरिक नैतिक राष्ट्रीय चरित्र, सत्ता का विकेंद्रीकरण, नागरिक स्वतंत्रताएं, लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपराएं, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका, योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी, स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था, योग्य और निष्ठावान राजनेता, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं और आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। इस प्रकार आपका जो है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां पूर्ण हुई। 5 टॉपिक है आपके 5वें पाठ में। पहला है लोकतंत्र का अर्थ, वो आपको आना चाहिए। दूसरा लोकतंत्र के रूप, वो आपको आने चाहिए। तीसरा लोकतंत्र के दृष्टिकोण। चौथा हमने पढ़ा लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और 5वां लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। अब हम अगले टॉपिक में 6ठा अध्याय लेंगे। चौथा और 5वां पूर्ण हो चुका है। 6ठा अध्याय है वो है अपने संघ सरकार, तो राजनीति का टॉपिक है वो, और वो काफी अच्छे नंबर भी दिलाता है आपको परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे संघ सरकार। धन्यवाद।